हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं HCS टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरोजनी नायडू और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ये स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 17 1940 में। और किसके कहने पे? फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, उन्होंने चूज किया था आचार्य विनोबा भावे को एज अ फर्स्ट सत्याग्रही। सत्याग्रही क्या होते हैं? जो प्रोपोनेंट हो सत्याग्रह के। एंड स्टार्ट किया था इन्होंने पर्सनल सत्याग्रह, जिसे इंडिविजुअल सत्याग्रह भी बोला जाता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ओके। और सेकंड कौन थे ये भी पता होना चाहिए। सेकंड पर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसिडर्ड करनी है स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, गया सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1922। जो गया सेशन हुआ था कांग्रेस का वो दिसंबर 1922 में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड में है, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचार्य एंड M.A. अंसारी केम टू बी नोन एज सवराजिस्ट। इनको सवराजिस्ट बोलते थे, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनको बोलते थे नो चेंजर्स, नो चेंजर्स। एंड थर्ड है, C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान वर नोन एज नो चेंजर्स। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये वाइस वर्सा दिया हुआ है। इनको बोलते थे सवराजिस्ट, सवराजिस्ट। ओके। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचार्य, M.A. अंसारी ये थे नो चेंजर्स। और C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान ये थे सवराजिस्ट। अब इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये तीनों जो है रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने रोक दिया था। किस वजह से? चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद। चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे वॉयलेंस हुआ था। तो उसके बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1919 में स्टार्ट किया था, 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और 1922 5 मार्च में चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद जो है इसे स्टॉप कर दिया गया था। और उसके बाद जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1922 में। कांग्रेस के मोस्टली सभी सेशन जो है वो एंड में होते थे, ईयर के एंड में होते थे, मीन्स दिसंबर में होते थे। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हुआ था गया में, गया में ये सेशन हुआ था, दिसंबर 1922 में हुआ था। और यहाँ पे ही जो है ये स्वराजिस्ट का कॉन्सेप्ट आया था। स्वराजिस्ट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था और नो चेंजर्स क्या थे? नो चेंजर्स थे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को मान रहे थे। नो चेंजर्स गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी? उनकी आइडियोलॉजी थी स्ट्रगल, ट्रूज एंड स्ट्रगल। मीन्स पहले स्ट्रगल, देन ट्रूज और फिर से स्ट्रगल। क्योंकि उनका मानना था कि मास जो है वो रेवोल्यूशनरी नहीं है, उनके अंदर एक टाइम तक लड़ने की कैपेबिलिटी होती है, उसके बाद जो है वो रोक देते थे मूवमेंट को। और फिर जो है ट्रू फेज आता था जहां पे वो फोकस करते थे कंस्ट्रक्टिव वर्क पे। कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव वर्क में जो है वो फोकस करते थे विलेजेस में जाकर, वहां पे जो है अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, अनटचेबिलिटी, रिमूव अनटचेबिलिटी, वुमेन की कंडीशन के लिए, अल्कोहल को कंट्रोल करने के लिए, अल्कोहल, और उसके साथ साथ खादी को जो है बढ़ावा देने के लिए, खादी, इन सब पे फोकस करते थे। फिर उसके बाद दोबारा से जब एनर्जी आती थी फिर से स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट करते थे मासेस के साथ। तो ये जो है फिलोसफी थी गांधी जी की, और नो चेंजर्स जो है इसे फॉलो कर रहे थे। और उनका मानना था, ऑन द अदर हैंड सवराजिस्ट का मानना था कि हमें एंट्री करनी चाहिए लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर। क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम जो है लेजिस्लेचर से भी नॉन कॉपरेशन हो गया था। तो यहाँ पे जो है स्वराजिस्ट का मानना था हमें दोबारा से लेजिस्लेचर में जाकर रिफॉर्म्स लाने की बात करनी चाहिए। तो ये मानना था स्वराजिस्ट का। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि गया सेशन जो है वो 1922 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको प्रेजाइड किसने किया था? ये प्रेजाइड किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। ओके। और सेकंड स्टेटमेंट थी वल्लभ भाई पटेल, और ये हमने देखा ही है कौन नॉन चेंजर्स थे और कौन जो है स्वराजिस्ट थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूरिंग 1919 और 1922 द ब्रिटिश वर अपोज्ड थ्रू टू मास मूवमेंट दैट इज खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। वो अभी हमने देखा 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जो 1922 तक चली थी। उसी के साथ पैरेलली जो है खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। खिलाफत मूवमेंट जो है वो किस लिए हुआ था, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वहां पे जो है ब्रिटिश एक तरफ ब्रिटिशर्स वाली साइड थी जिसमें ब्रिटिश भी था, उन्होंने हरा दिया था टर्की को, ऑटोमन एम्पायर को। और ऑटोमन एम्पायर में जो है खलीफा होते थे, खलीफ, जिसको सभी मुस्लिम जो है अपना लीडर मानते थे। और इनको जो है जब हार गए थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इनको इस पोजीशन से हटा दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग जो है इंडिया के मुस्लिम्स ने भी खिलाफत मूवमेंट जो है इनके फेवर में की थी कि उनको दोबारा से जो है वहां पे लाया जाए, उनको रिमूव ना किया जाए खलीफ की पोजीशन से। तो इसके रिगार्डिंग जो है खिलाफत जो है मूवमेंट हुआ था इंडिया में भी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, रोवलेक्ट एक्ट वाज पास्ड इन फैब 1919। जो रोवलेक्ट एक्ट है वो पास किया गया था फैब 1919 में, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है अप्रैल 1919 वाज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट वायलेंट एंटी ब्रिटिश अपसर्ज सिंस 1857। 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे बड़ा और वायलेंट एंटी ब्रिटिश अपसर्ज हुआ था वो अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको पता ही है जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 ऑफ बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में। तो थर्ड स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सही है। इसमें जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 2 एंड 3। इसकी भी हम जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ड्यूरिंग 1919 1922 टू मूवमेंट हुई जिन्होंने अपोज किया ब्रिटिश को, वो मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। सेकंड था रोबलेक्ट एक्ट जो है वो पास हुआ था फैब 1919 में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही थी। अब हम देख लेते हैं रोबलेक्ट एक्ट था क्या। रोबलेक्ट एक्ट का पूरा नाम था द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम ऑफ 1919। पॉपुलरली इसे रोबलेक्ट एक्ट बोला जाता है। ये इसमें क्या था, ये पास हुआ था ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, और इसमें था जो गवर्नमेंट है उसको पावर दिया गया था, उनके पास पावर थी कि वो अरेस्ट कर सकते थे पीपल को और उनको जेल में डाल सकते थे विदाउट ट्रायल। ओके। थर्ड स्टेटमेंट है अप्रैल 1919 में जो है बिगेस्ट और द मोस्ट वायलेंट एंटी ब्रिटिश अपसर्ज हुआ था सिंस 1857। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन नो चेंजर ग्रुप। इनमें से कौन जो है नो चेंजर ग्रुप में नहीं थे। ऑप्शंस आर वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचार्य और गांधी जी। गांधी जी जो है वो किसी भी ग्रुप में नहीं थे, ना वो नो चेंजर में थे ना स्वराजिस्ट ग्रुप में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ओके। जब चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद जो है 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो रोक दिया गया था गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी को उस टाइम पे जो है 6 ईयर की इम्प्रिजनमेंट भी हुई थी, इम्प्रिजनमेंट। और हमने देखा 1922 में जो है दिसंबर 1922 में हुआ था गया सेशन, गया सेशन। और उसके बाद स्वराजिस्ट पार्टी बनी थी जनवरी में स्वराजिस्ट पार्टी बनी थी 1923 में। ओके। और इस टाइम पे जो गया सेशन है यहाँ पे वही सिचुएशन हो गई थी जैसे सूरत स्प्लिट में हुई थी। सूरत स्प्लिट हमें पता है, सूरत स्प्लिट जो है सूरत सेशन हुआ था 1907 में, वहां पे सूरत स्प्लिट हुआ था। और किस वजह से हुआ था, क्योंकि मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी अलग थी और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी जो है वो अलग थी। ओके। इस वजह से ये हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट को लेकर इन दोनों की आइडियोलॉजी जो है वो अलग थी, इस वजह से सूरत स्प्लिट हुआ था। और वही सेम सिचुएशन जो है यहाँ भी हुई थी गया सेशन में 1922 में। यहाँ पे नो चेंजर्स की आइडियोलॉजी अलग थी और स्वराजिस्ट की अलग थी। ओके। और 1923 में स्वराजिस्ट पार्टी बनी थी। और 1924 में हेल्थ कंडीशंस की वजह से गांधी जी को जो है जेल से निकाल दिया गया था। और 1924 में जो है इन्होंने सपोर्ट किया था स्वराजिस्ट पार्टी को कि दोबारा से वही सेम सिचुएशन ताकि क्रिएट ना हो जो सूरत स्प्लिट के टाइम पे हुई थी। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने स्वराजिस्ट को सपोर्ट किया और कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनी, विद इन कांग्रेस जो है स्वराजिस्ट पार्टी बनी। ओके। तो डी इसका सही आंसर होगा गांधी जी। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश्ड जंजीरे अदाल चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट फॉर द सीकर ऑफ रॉयल जस्टिस। किन्होंने ये एस्टैब्लिश की थी? ऑप्शंस आर जहांगीर, शाहजहां, अकबर और नन ऑफ देम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है जहांगीर के द्वारा जो है ये एस्टैब्लिश की गई थी। और जो ये उनका तख्त था उसके पीछे जस्ट ये चेन थी, इसमें मेटल बेल लगी थी जिसे कोई भी जो है रंग कर सकता था और उनको जो है फिर जस्टिस दिया जाता था। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया राग्स आर। जो क्लासिकल म्यूजिक है इंडिया में उसमें रागास का मतलब क्या है? रागा जो है वो मूड स्पेसिफिक है, सीजन स्पेसिफिक है, टाइम स्पेसिफिक है और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राग जो है वो है मूड स्पेसिफिक। ए इसका सही आंसर होगा। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Rags are intended to evoke emotional responses from the performer and the audiences. And these emotions इन्हीं emotions को जो है राग रस बोला जाता है, इसलिए जो राग है उनको मूड स्पेसिफिक बोला जाता है। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है त्रिपिटिका आर रिटन इन। जो त्रिपिटिका है वो किस में लिखा है? कौन सी लैंग्वेज में ये लिखा गया है? ऑप्शंस आर प्राकृत, पाली, संस्कृत और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटिका जो है वो लिखा गया है पाली भाषा में। बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिपिटिका जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? ऑप्शन दे दिया जाएगा बुद्धिज्म, जैनिज्म, जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म से रिलेटेड है त्रिपिटिका, पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। त्रिपिटिका जो है वो सैक्रेड लिटरेचर है बुद्धिज्म का। ओके, सैक्रेड लिटरेचर है ये बुद्धिज्म का है और ताकि मासेस तक पहुंच सके इसलिए इसे जो उस टाइम की कॉमन लैंग्वेज थी, जो कॉमन पीपल के द्वारा बोली जाती थी, वो थी पाली लैंग्वेज। मासेस तक पहुंचाने के लिए इसे लिखा गया था पाली लैंग्वेज के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेजर्ट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सटेंसिव शीट ऑफ एंगुलर पेबल्स एंड ग्रेवल्स विच कैन नॉट बी ब्लोन ऑफ बाय द विंड। हाँ जी, कौन सा डेजर्ट है जो बना होता है एक एक्सटेंसिव शीट ऑफ एंगुलर पेबल्स, उसमें एंगुलर पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं जिनको ब्लोन ऑफ नहीं किया जा सकता विंड के द्वारा। ऑप्शंस आर ओएसिस, रैग, अर्ग और बेडलैंड। तो इसका सही आंसर है ये बोला जाता है रैग को। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। रैग क्या होता है? रैग को स्टोनी डेजर्ट भी बोला जाता है। ये एक्सटेंसिव शीट्स होती हैं, इनके ऊपर जो है एंगुलर पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं जिनको ब्लोन ऑफ नहीं किया जा सकता विंड के द्वारा, इन्हें बोला जाता है रैग और स्टोनी डेजर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं ओएसिस की। ओएसिस जो है ये फर्टाइल एरिया होता है। ऑफन जो है इसमें लगाए जाते, इसमें होते हैं डेट पाम ग्रोव्स। ये डेजर्ट एरिया में, ये सेमी डेजर्ट इन्वायरमेंट में होता है। ऑयसिस जो है ये हैबिटेट होता है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। एनिमल्स और प्लांट्स को ये हैबिटेट प्रोवाइड कराता है ऑयसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्क की। अर्क को जो है सैंडसी, ड्यून सी और सैंडशीट भी बोला जाता है। सैंडशीट उसे बोला जाता है जब वहां पे ड्यून्स की कमी होती है, लैक ऑफ ड्यून्स यदि हो तो उसे सैंडशीट भी बोल दिया जाता है। अदरवाइज उसे जो है सैंडसी या फिर ड्यून सी भी बोलते हैं। ये एक ब्रॉड फ्लैट एरिया होता है डेजर्ट का जो कवर्ड होता है वाइड स्वेप्ट सैंड के साथ और विद लिटिल और नो वेजिटेशन। यहाँ पे कुछ वेजिटेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और ये जो टर्म है अर्ग, ये लिया गया है अरेबिक वर्ड से, अरेबिक वर्ड अर्ग से ये लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्यून फील्ड। ओके, पिक्चर के थ्रू हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस एरिया को बोला गया है रैग। रैग में क्या होते हैं? ग्रेवल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं जिनको विंड के द्वारा ब्लोन ऑफ नहीं किया जा सकता। ये हमारा अर्ग है। अर्ग में कुछ इसको ड्यून सी भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ड्यून्स फॉर्म हो जाते हैं, लिटिल वेजिटेशन भी हो सकते हैं, नो वेजिटेशन भी हो सकता है अर्ग पे। एंड देन ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस में जो है वेजिटेशन होती है, स्पेशली जो है पाम होते हैं यहाँ पे। ओके, और ये हैबिटेट प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को, जो है ये हैबिटेट देता है। उसके बाद हम बात करें, ये जो है ये वाडी है, ये वाडी है एंड देन इसको बोलते हैं सेप्का एंड तसीली। इनके बारे में भी हम डिटेल में देख लेते हैं। वाडी क्या होता है?
सेप्का क्या होता है? वाडी जो है ये एक वैली होती है और पैसेज होता है डेजर्ट एरिया के अंदर, जो वैसे तो ड्राई रहता है, एक्सेप्शन है रेन की। जब रेन होती है तभी यहाँ पे पानी आता है, अदरवाइज ये जो है ड्राई ही रहता है। उसके बाद हम बात करें सेप्का की। सेप्का जो है सबखा या फिर कोस्टल सबखा भी बोला जाता है। सबका टर्म जो है वो जनरली यूज होती है किसी फ्लैट एरिया के लिए, जो कोस्टल एरिया में भी हो सकता है, इंटीरियर में भी हो सकता है, और जो किस वजह से बना होता है, ये रिजल्ट होता है एवोपोरेशन का। सोल्ट और अदर एवोपराइट मिनरल यहाँ पे होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं नियर और एट द सरफेस। इस एरिया को सेप्का बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है वाडी और ये है सेप्का। तसीली क्या होते हैं? तसीली डेजर्ट में जो प्लेट्यूज होते हैं उसे तसीली बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बैडलैंड की। बैडलैंड किसे बोलते हैं? बैडलैंड जो है ये एक तरीके का ड्राई टेरेन होता है, जहाँ जो बना होता है सॉफ्टर सेडिमेंट्री रॉक से और क्ले रिच सॉइल से। ओके, ये एक्सटेंसिवली इरोडेड होता है। किसके द्वारा इसे इरोड किया जाता है? आइदर विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा। एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे स्टीप स्लोप्स होती हैं और मिनिमल वेजिटेशन होता है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बैडलैंड की पिक्चर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी गई है, फर्स्ट है द इनक्लोज्ड सी इन द हाई लैटिट्यूड रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन द ओपन सी। क्या स्टेटमेंट सही है कि जो इनक्लोज्ड सी होते हैं हाई लैटिट्यूड्स के अंदर, वो रिलेटिवली हाई टेम्परेचर होता है उनका देन द ओपन सी? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इनका टेम्परेचर जो है लो होता है, लो टेम्परेचर होता है हाई लैटिट्यूड्स के अंदर इनक्लोज्ड सी का देन ओपन सी। और यदि केस होता यहाँ पे लो लैटिट्यूड का, तब हाई होता टेम्परेचर। ओके, जो लो लैटिट्यूड्स हैं, लोअर लैटिट्यूड्स हैं, वहां पे इनक्लोज्ड सी जो होते हैं उनका टेम्परेचर जो है हाई रहता है देन द ओपन सी, और हाई लैटिट्यूड में केस अपोजिट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। अभी हम देख लेते हैं कि लो लैटिट्यूड क्या होता है, हाई लैटिट्यूड क्या होता है। तो वो भी मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखा देती हूँ। इक्वेटर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीन्स 23.5 डिग्री तक जो है लो लैटिट्यूड होता है। देन मिडल लैटिट्यूड होता है 66 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री साउथ तक, 23.5 से। ओके, ये मिडल लैटिट्यूड है ग्रीन में, ऑरेंज में है लो लैटिट्यूड, और आर्कटिक एरिया मीन्स 66 डिग्री से ऊपर, और इधर भी 66 डिग्री नॉर्थ के अबव और इधर 66 डिग्री साउथ के अबव जो है हाई लैटिट्यूड होता है। ओके, ब्रॉड टर्म में इसमें हम 0 से 30 डिग्री भी ले लेते हैं, 30 से 60 भी ले लेते हैं, बट अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो यही रहता है लो लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड। ओके, उसके बाद हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की। सेकेंड है द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स। जो टेम्परेचर होता है सरफेस वाटर का, वो डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल की तरफ जब हम जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट। एंड देन मैं आपको दिखा देती हूँ इक्वेटर से पोल, ये जो है 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर होता है और यहाँ पे हमारे पोल्स होते हैं, और जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही जो सरफेस वाटर होता है उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड है फोटिक जोन एक्सटेंड फ्रॉम 200 मीटर टू द ओशियन बॉटम। जो फोर्टिक जोन होता है वो एक्सटेंड करता है 200 मीटर के बाद, फ्रॉम 200 मीटर टू द ओशियन बॉटम, ओशियन के बॉटम तक वो जाता है 200 मीटर से। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। जो फोर्टिक जोन होता है वो ऊपर ही होता है। ओके, इवन 200 मीटर से ऊपर होता है फोर्टिक जोन। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा देती हूँ फोर्टिक जोन कैसे होता है। ये देखिए, जो 200 मीटर तक होता है अबव सरफेस से लेकर 200 मीटर तक जो होता है उसे फोर्टिक जोन बोलते हैं। फोर्टिक का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो है सनलाइट जो है रीच कर सकती है। सनलाइट फोर्टिक जोन में सनलाइट रीच करती है। उसके बाद आता है अफोर्टिक जोन। अफोर्टिक जोन जो है वो 200 मीटर से 4000 मीटर के बीच में होता है। अबव सी लेवल, जो बिलो सी लेवल तक तो ये भी नहीं पहुंचता है अफोर्टिक जोन। ओके, ये 200 मीटर से 4000 मीटर तक होता है अफोर्टिक जोन। ओके, तो हमारी हो गई, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, टू ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी तो ए इसका सही आंसर है। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट में था जो इनक्लोज्ड सी है लो लैटिट्यूड में, वो रिकॉर्ड करता है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर देन द ओपन सी। ओके, यदि हम बात करें हाइयर एल्टीट्यूड की, हाई लैटिट्यूड में क्या होता है, यहाँ पे जो इनक्लोज्ड सी होते हैं उनका जो है लो टेम्परेचर होता है देन द ओपन सी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारी इनकरेक्ट थी, क्योंकि अपोटिक जोन जो है वो एक्सटेंड करता है 200 मीटर से ओशियन के बॉटम तक, एंड दिस जोन डज नॉट रिसीव एडिक्वेट सनरेज। यहाँ पे एडिक्वेट सनरेज जो है वो नहीं पहुंचती हैं। ओके, हमने देखा था अफोटिक जोन जो है 200 मीटर से 4000 मीटर तक। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ओशियन के 4000 मीटर तक ही होता है, ये भी बॉटम तक नहीं होता है, 4000 मीटर तक होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट है नो साइक्लोन फॉर्म्स एट इक्वेटर बिकॉज ऑफ जीरो कोरलिस फोर्स। जीरो कोरलिस फोर्स की वजह से कोई साइक्लोन जो है वो फॉर्म नहीं होता है इक्वेटर पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इक्वेटर पे जीरो कोरलिस फोर्स होती है और इस वजह से वहां पे कोई साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ये बेसिक कंडीशन होती है साइक्लोन की कि कोरलिस फोर्स जो है होनी चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट है a system of low pressure occurring in tropical latitude is known as tropical cyclone। जो सिस्टम होता है लो प्रेशर अकर होता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में, उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन इन्वॉल्व क्लोज्ड सर्कुलेशन। यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है एयर का अराउंड हाई प्रेशर सेंटर। तो ये हाई प्रेशर सेंटर पे नहीं होता है, लो प्रेशर सेंटर होता है, लो प्रेशर सेंटर। हमें पता ही है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होते हैं, तो लो प्रेशर पे जो है ये सर्कुलेशन जो है क्रिएट होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कोई साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है इक्वेटर पे, सेम ही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट है सिस्टम ऑफ, ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी सेम ही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर जो है कोई भी कोरोलिस फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। और जो कोरोलिस फोर्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसकी वजह से किस साइड में डिफ्लेक्शन होता है, तो राइट डिफ्लेक्शन होता है। कोरोलिस फोर्स की वजह से राइट डिफ्लेक्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है डिफ्लेक्शन होता है लेफ्ट डायरेक्शन में। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो पोल पे होता है, आइदर नॉर्दर्न पोल हो या सदर्न पोल हो। ओके, उसके बाद हम कंडीशंस भी देख लेते हैं जो फेवरेबल होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कब फॉर्म होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है लार्ज सी सरफेस होना चाहिए और उसमें टेम्परेचर हाई होना चाहिए देन 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेकेंड कंडीशन है कोरोलिस पोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए ताकि साइक्लोनिक वर्टेक्स जो है वो क्रिएट हो सके। तो यही कंडीशन दिया गया था फर्स्ट स्टेटमेंट में। एंड थर्ड है स्मॉल वेरिएशन होनी चाहिए इन द वर्टिकल विंड स्पीड। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होनी चाहिए। अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए अबव द सी लेवल सिस्टम। ये कुछ कंडीशन है, यदि ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तब होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ रीजन जो है वो लाई करता है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर के। ओके, तो ये मैंने जब मेडिटेरेनियन इस तरह का क्वेश्चन कराया था वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी जो है इसके एक्सप्लेनेशन में बताया था, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ रीजन जो है वो 30 डिग्री एंड 45 नॉर्थ और साउथ में जो है इक्वेटर के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो क्वेश्चन भी हम रिवाइज कर लेते हैं। वहां पे मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ रीजन नहीं है, और ऑप्शंस में थे चिली, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह का क्वेश्चन था, तो उसका सही आंसर था ब्राजील। ब्राजील जो है वो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ रीजन में नहीं आता है, और कैलिफोर्निया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा रिवाइज हो गया है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ रीजन जो है वो लाइक करता है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है।
सेकंड है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो बेस्ट डेवलप होता है सेंट्रल चिली में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है मेडिटेरेनियन लैंड रिसीव करता है मोस्ट ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन समर सीजन में, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। जो मेडिटेरेनियन लैंड है वहां पे मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन वो रिसीव करता है वो विंटर सीजन में करता है। समर जो है यहाँ के वो ड्राई होते हैं, ड्राई समर होते हैं, और प्रेसिपिटेशन जो है वो यहाँ पे विंटर सीजन में होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो 1 एंड 2 करेक्ट है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ रीजन कौन कौन सी हैं। तो वो ऑलरेडी हमने देखा 30 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री नॉर्थ में आती है, प्लस 30 डिग्री और 45 डिग्री साउथ में, वो है मेडिटेरेनियन बेसिस, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न और सर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है ब्राजीलियन हाईलैंड आर रिच इन माइंस, कॉफी प्लांटेशंस एंड कैटल रेंचेस, तो ये बिल्कुल सही है, ये मोस्टली आप सभी को पता होगा। ब्राजीलियन हाईलैंड में सबसे ज्यादा जो है वो फेमस है माइंस के लिए, कॉफी प्लांटेशंस के लिए और कैटल रेंचेस के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है जो एंडीज माउंटेन है, द एंडीज माउंटेन रेंज इज वाइडेस्ट इन पीरू, जो एंडीज माउंटेन है उनकी रेंज सबसे जो वाइड है वो पेरू में है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। वाइड जो है ये बोल्विया में है, सबसे ज्यादा वाइड जो है एंडीज माउंटेन की रेंज वो बोल्विया में है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज आर कोलेक्टिवली नोन एज लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका इन सबको कोलेक्टिवली बोला जाता है, इसमें मैक्सिको आता है, सेंट्रल अमेरिका आता है, वेस्ट इंडीज आता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें साउथ अमेरिका भी आता है, साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिका, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उससे पहले मैं आपको रेंज दिखा देती हूँ एंडीज माउंटेन की। ये देखिए, एंडीज माउंटेन जो है वो कौन कौन से कंट्री में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट वेनेजुएला में है, देन कोलंबिया, पीरू में भी आता है, बोल्विया में आता है, चिली में आता है, एंड अर्जेंटीना। ओके, इन सब कंट्री में आता है, और आप देख सकते हैं इसका वाइडेस्ट पार्ट है वो आता है बोल्विया में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वो हो जाएगा एंडीज माउंटेन। ओके, एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ये आप देख सकते हैं, और ये कहाँ आती है, साउथ अमेरिका में आती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है इंडिया हैज, इंडिया में क्या है, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, या फिर पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, और बोथ ए एंड सी, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, उसके साथ साथ जो है करंट अकाउंट जो है वो फुली कन्वर्टेबल है, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल है एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो पार्शियल है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इंडिया जो है वो फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है यहाँ पे, और पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि आपको आजादी है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रुपीज को किसी भी दूसरी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी के अंदर, और वाइस वर्सा मीन्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है उसको इंडियन रुपीज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, कितनी मर्जी पेमेंट की, वेन एवर जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उसकी आप जो है इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह की जो कन्वर्टेबिलिटी है उसे बोला जाता है करंट अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट का मतलब होता है प्रेजेंट में, और कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की टर्म में जो है कैपिटल को लेके जाते हैं। तो सिमिलरली जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है उसका मतलब है कि फ्रीडम है आपको कंडक्ट करने का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन्स को जो है बिना किसी कॉन्स्टेंट्स के। तो इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो फुल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अभी पार्शियल है, पार्शियल।
इसको स्लोली जो है इसमें रिफॉर्म लाया जाएगा, इसको स्लोली जो है लिबरलाइज किया जाएगा। उससे पहले कुछ और स्टेप लेने होंगे, उसी के बाद जो है कैपिटल लिबरलाइजेशन यहाँ पे किया जा सकता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रहती है, वॉलेटिलिटी, उसकी वजह से अभी जो है यहाँ पे पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द विश्वेश्वरैया प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन। विश्वेश्वरैया प्लान जो है उसका एम्फेसाइज किस पे है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। जो विश्वेश्वरैया प्लान है वो प्रपोज किया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, जिनका एम्फेसाइज था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और उनका मानना था कि हमें जरूरत है शिफ्ट करने की लेबर फ्रॉम एग्रेरियन सेटअप से लेबर को जो है हमें लाना है इंडस्ट्रीज में, ताकि हम जो है टारगेट कर सके डबल नेशनल इनकम इन अ डेकेड। एक डेकेड में यदि हमें डबल करनी है नेशनल इनकम, तो हमें जो लेबर है एग्रेरियन सेटअप से वो इंडस्ट्रीज में लाना होगा। इनका फोकस जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। जैसे हमें ऑलरेडी पता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये है जिस कार्य को 5 लोग कर सकते हैं उस कार्य को 8 लोग कर रहे हैं, तो वो जो 3 लोग हैं वो क्या है? वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। ओके, उन्हें लगता है कि उनके पास कार्य है, बट एक्चुअल में जो है वो अनएम्प्लॉयड है। इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु फॉर्मुलेट द गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान जो है किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, नारायण अग्रवाल और पुरुषोत्तम दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे फॉर्मुलेट किया गया था नारायण अग्रवाल के द्वारा। सी इसका सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो गांधीयन प्लान है वो फॉर्मुलेट किया गया था श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में। इसका एम्फेसाइज था वो था एग्रीकल्चर, डिसेंट्रलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट और कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह के ऊपर एटसेट्रा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या होती हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर जो है वो कंप्लीटली ओन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, कंप्लीटली और पार्शली ओन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कंप्लीटली कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और लास्ट ऑप्शन है कंप्लीटली और पार्शली इनको ओन किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो डी इसका सही आंसर है। इनको कंप्लीटली ओन और कंट्रोल भी किया जा सकता है और पार्शली भी। क्योंकि किसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर यूनिट? इसके लिए सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट उन्हें बोला जाता है जहाँ पे 51% या उससे ज्यादा शेयर हो गवर्नमेंट का। 51 से 100% तक हो सकता है। यदि 100% शेयर है तो वो कंप्लीटली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। यदि 51 से 100 के बीच में किसी और परसेंटेज में होगा तो वो पार्शली हो जाएगा, पार्शली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो कंप्लीटली और पार्शली ओन एंड कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट कंपनी जो है इज वेयर वन गवर्नमेंट ओन करता है 51% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस जो होते हैं उनमें मैक्सिमम प्रिस्क्राइब लिमिट पूछी गई है, वो कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ और 50 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 करोड़। जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब लिमिट है इन्वेस्टमेंट की स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए वो है 5 करोड़ रुपीज। इसके एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस होते हैं वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट में और मशीनरी में वो मोर देन ₹25 लाख होना चाहिए। मीन्स मिनिमम जो है वो 25 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम मीन्स एक्सीड नहीं करना चाहिए 5 करोड़। ओके, तो मैक्सिमम होता है 5 करोड़ और मिनिमम होना चाहिए ₹25 लाख। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड किसे बोला जाता है? मीन सर्वोच्च कानून जो है वो कौन सा होता है, ये आप सभी को पता है, वो होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। इसका मतलब है कि कोई भी लॉ जो है उससे ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड बिकॉज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है क्योंकि इट कैन नॉट बी अमेंडेड, उसे अमेंड नहीं किया जा सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू अमेंड, उसे अमेंड करना डिफिकल्ट है। और इट कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, या फिर इसे सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है, इसलिए ये रिजिड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जिसे अमेंड नहीं किया जा सके। ओके, ये जो है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स उसको विद टाइम जो है चेंज किया जा सकता है। लिविंग बॉडी से बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और विद टाइम जो है इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। तो फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे रिजिड पूछा है। रिजिड है क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट है अमेंडमेंट करना। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का मिक्सचर है, रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट जो है वो बहुत डिफिकल्ट है और कुछ अमेंडमेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है। रिजिड पूछा है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। ओके, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। रिजिड ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट करना जो है डिफिकल्ट होता है। कुछ लॉ ऐसे हैं, सम लॉ नीड टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं। और उसके साथ साथ जो है कुछ में जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ कंसेंट चाहिए होता है स्टेट्स का भी अमेंडमेंट करने के लिए। इस तरह ये जो है रिजिड है। और फ्लेक्सिबल किस तरह से है? फ्लेक्सिबल है क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ लॉ को जो है वो सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड किया जा सकता है। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे अमेंडमेंट करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और जो सिंपल हमारा, अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल का एग्जांपल अगर हमें देना हो तो वो हो जाएगा यूके। यहाँ पे अमेंडमेंट करना जो है बहुत ही इजी होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द। प्रेम्बल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव की है? तो ये आप सभी को ही पता है, प्रेम्बल की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रेम्बल जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पूरा प्रेम्बल आपको पता, प्रेम्बल बाय हार्ट ही आप याद कर लीजिए क्योंकि उसमें हर एक वर्ड से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से ड्राइव किया है? प्रेम्बल में ये किया गया है पीपल ऑफ इंडिया से। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट इंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के अंदर इनमें से कौन सा राइट नहीं आता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो ये आता है आर्टिकल 20 में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन। डबल जियोपार्डी मतलब कि एक गुना की दो दो सजाएं, तो दो नहीं हो सकती, एक गुना के लिए एक ही सजा होगी, तो उससे भी प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टडी ये नहीं है आर्टिकल 20 में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, मीन्स अपने लिए वो खुद विटनेस नहीं होगा, तो ये भी प्रोटेक्शन दिया गया है। डी भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा एंजॉय नहीं किया जाता है, तो वो है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टडी। तो सही आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो डील करता है विद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और गारंटी करता है ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन टू ऑल द सिटीजन, टू ऑल द पीपल, सभी पीपल को, आइदर वो सिटीजन है और नॉन सिटीजन है, ये सबको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है फ्रॉम विच नेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट बोरो। जो रिट का कॉन्सेप्ट है वो कौन से नेशन से लिया गया है? ऑप्शंस आर आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिट का कॉन्सेप्ट बोरो किया गया है यूके से। डी इसका सही आंसर है। जो मैंने ऑलरेडी आपको कराया है कि कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से क्या चीज बोरो की है। ये जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पूरा डिटेल में, तो आपने देखा ही होगा ऑलरेडी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज एन्यूमरेटेड। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से आर्टिकल में आती हैं। ऑप्शंस आर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 50A और आर्टिकल 51A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आती है आर्टिकल 51A में। और किसकी जो है रिकमेंडेशन पे ये बना था। ये रिकमेंडेशन पे बना था स्वर्ण सिंह कमेटी की। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो जो है इंट्रोड्यूस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और उन्होंने कितनी ड्यूटी सजेस्ट की थी। उन्होंने 8 ड्यूटीज जो है वो सजेस्ट की थी और उसके बाद कुछ चेंजेस के बाद जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। और कौन से अमेंडमेंट से की गई थी। 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। और ये जो 42nd अमेंडमेंट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बहुत सारी जो है अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 10 यहाँ से ऐड हुई थी, एक बाद में ऐड हुई थी। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इस टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 11। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है टू विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग। प्रधानमंत्री का संबंध संसद के किस सदन से है। ऑप्शंस आर लोकसभा, राज्यसभा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन से हाउस से हो सकते हैं। राज्यसभा से हो सकते हैं, लोकसभा से, या फिर दोनों में से किसी से भी हो सकते हैं, या फिर नाइदर लोकसभा नॉर राज्यसभा। तो इसका सही आंसर है आइदर लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेंबर हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ओके। और अगर सिंपली पूछा जाए कि जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है तो क्या जरूरी है कि वो मेंबर हो लोकसभा के या राज्यसभा के। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है। वो मेंबर ना भी हो तब भी उनको अपॉइंट किया जा सकता है, बट विद इन 6 मंथ जो है उनको मेंबर होना होता है आइदर लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका सही आंसर है सी। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर में बिलोंग टू एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस से वो बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ब्रिटेन, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से ही बिलोंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।